मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है साइबर सिक्योरिटी एंड इथिक्स का, कौन सा पेपर होगा? साइबर सिक्योरिटी और इथिक्स का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे एमसीक्यू टाइप सारे के सारे करवाने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सारे के सारे बच्चे भाई नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पीडीएफ उसको जोर से डाउनलोड कर लेना। साथ साथ चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो भाई। 39K के बहुत करीब अपन आप सभी बच्चे चैनल, आपका एक सब्सक्राइब है ना, आपके कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए एक सब्सक्राइबर। अपन इस फैमिली को बड़ा करते हैं भाई। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा, अभी तक 29,000 सब्सक्राइबर ही नहीं हुए। करो, जो बच्चा चैनल को देख रहा है, जो वीडियो रेगुलर देखता है, जिसके एग्जाम में पर्सन आए हैं, कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब। Which property of a CIA triad ensure to information is modified only by authorized user? CIA triad का कौन सा तत्व सुनिश्चित करता है कि सूचना में परिवर्तन केवल अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही किया जाए? मतलब जो CIA triad है ना, एक ऐसा मॉड्यूलेशन होता है, एक ऐसा टेक्निकल फॉर्म होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कोई हैकर है ना, वो आपके सामने आपके जो ऐप जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सके। जैसे आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ, आपके पास सारा डाटा है, लेकिन अगर वो आपके सामने कोई हैकर है, वो आप क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के लॉगिन पासवर्ड करके और उसकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा और आपका डाटा उसको डिलीट कर दे। तो इस प्रकार की चीजें नहीं हो, इसके लिए सीआईए ट्राइड है वो प्रयास करता है। समझ में आ गया? ये किस चीज का उदाहरण है? इंटीग्रिटी का उदाहरण है। सीआईए ट्राइड ये सुनिश्चित करता है कि डाटा सही, पूर्ण और केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही परिवर्तित किया जाए। मतलब पूरी की पूरी वो क्या होता है, हर चीज को चेक आउट करता है कि कौन व्यक्ति जो आपके सामने डाटा को मैनिपुलेट कर रहा है, क्या वो ऑथेंटिक बंदा है, ऑथेंटिक व्यक्ति है या नहीं है। इस चीज को पूरा का पूरा उसके अंदर माप या जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी व्यवस्था जो एक देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, है ना। तो कौन सी होती है? कैलकुलेटर का कोई लेना देना, कैलकुलेटर खराब भी हो जाए इंसान का तो भी काम चल जाएगा। म्यूजिकल प्लेयर भी खराब हो जाए, मतलब आप म्यूजिकल को इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, नया खरीद जाओगे मिल जाएगा। व्यक्तिगत डायरी गुम जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नेशनल पावर ग्रिड कंट्रोल सिस्टम, नेशनल पावर ग्रिड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण दूं, ये तो नेशनल है, जैसे राजस्थान का पावर ग्रिड सिस्टम है, तो राजस्थान में कहाँ जो लाइट है वो उत्पादन उसका कहां पर होगा, कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अगर वो सारा डाटा उठ जाए तो सारी की सारी व्यवस्था वो चरमरा जाती है। और एकर वगैरह है ना, क्या तो कोई बांध हो गया, चाहे आपके सामने कोई ग्रिड वगैरह हो गई, है ना, ग्रिड पावर ग्रिड सिस्टम हो गया, इन सब चीजों को क्या करते हैं आपके सामने टारगेट करते हैं, ताकि उस देश की नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा बन जाए। ऑप्शन नंबर ए है वो बहुत है। जैसे कि सरकारी संस्थान का नाम आ जाए, अगर ये प्रश्न आए और कहीं पर भी कोई सरकारी संस्थान का नाम आ जाए, उसको क्लिक करके आ जाना, सही हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए, साइबर वारफेयर मेनली रेफर टू, साइबर वारफेयर निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसी देश की डिजिटल संरचना को नुकसान पहुंचाने हेतु किए गए साइबर हमला। मतलब कोई भी देश है, उसका डिजिटल स्ट्रक्चर है, क्या है, कोई भी देश है उसके डिजिटल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी साइबर अटैक किया जाता ना, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? उसी को साइबर वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? साइबर वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है कि कोई भी देश है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा दो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सरकारी वेबसाइट है उसको हटा दिया, है ना, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, इस पे अटैक किया गया, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम उसको अटैक करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार के साइबर अटैक किए जाते हैं, वह देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। Which malware is capable of spreading automatically without user action? कौन सा malware बिना उपयोगकर्ता की सहायता से स्वयं फैल सकता है? कौन सा फैल सकता है भाई? मैंने आपको बार बार बताया कौन सा malware होता है जो कोई भी यूजर की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है, अपने आप को खुद आगे बढ़ा लेता है। कौन सा होता है ऐसा? उसको क्या बोला जाता है? वॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? उसको वॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? वॉर्म बोला जाता है। चलिए, ए वनरेबिलिटी इन द साइबर सिक्योरिटी इज बेस्ट डिफाइंड इज, साइबर सिक्योरिटी में वनरेबिलिटी का सही अर्थ क्या होता है?
एक ऐसी कमजोरी जिसका दुरुपयोग हमलावर कर सकता है। मतलब साइबर सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी क्या होती है आपके सामने, एक ऐसी कमजोरी, कोई एक ऐसा बग या ऐसी कमजोरी जो ढूंढ लो आप और जिसका आप क्या करते हो, आप सामने वाले व्यक्ति के नुकसान पहुंचा सकते हो। जैसे कि किसी ने देखा कि भारत जो कोई बाहर का विदेशी जैसे अपने पाकिस्तान का कोई सिस्टम है ना, उसकी कोई वेबसाइट है, उसका अपने कोई बग ढूंढ लिया और अपने उसको अटैक करके क्या कर दिया, अपने उसको हैक कर लिया, है ना। तो ये क्या होता है आपके सामने, साइबर सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी होती है। एक उदाहरण दिया मैंने, कोई भी कंपनी में होती है बड़ी बड़ी, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, उसमें आपने सुना होगा ना, एक लड़के ने किया एप्पल को 5 मिनट में हैक, एप्पल की वेबसाइट को हैक किया, है ना। गूगल पिक्सल का जो फोन है उसको, उसके अंदर कोई साइबर सिक्योरिटी की कमी को खोज के बताया। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। कोई भी इंटरनेट पे कोई भी चीज हो, वो 100% वेल प्रूफ नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई कमी होती है। जिसके हाथ लग जाती है भाई आपके सामने, वही उसका फायदा उठा लेता है। समझ में आ गया। तो ऐसी कमजोरी जिसका दुरुपयोग हमलावर है वो हर हाल में कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए व्हाइट हैट हैकर्स वर्क फॉर द ऑथेंटिकेशन टू इंप्रूव सिक्योरिटी। देखो दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो आपके सामने इलीगल काम करते हैं, किसी के पैसे, किसी की सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया, है ना, किसी के वेबसाइट को हैक करके उसे पैसे मांग लिया, किसी की पर्सनल जानकारी को चुरा लिया। और उन हैकर्स को हैक करने का, उन हैकर्स को रोकने का काम किसका होता है, सरकारी हैकर होते हैं, जिनको व्हाइट हैट हैकर बोला जाता है, जो सरकार की अनुमति से काम करते हैं। एवरी व्हाइट हैट हैकर इज ए साइबर क्रिमिनल नहीं होता, वो साइबर क्रिमिनल नहीं होता है, वो साइबर सिक्योरिटी वाला होता है। समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और इसका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। स्निपिंग कैन बी यूज टू कैप्चर द नेटवर्क ट्रैफिक। स्निपिंग का प्रयोग नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। स्निपिंग हमेशा नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाता है। क्या होता है भाई आपके सामने, जो स्निपिंग है ना, वो नेटवर्क की सुरक्षा नहीं बढ़ाता है, वो नेटवर्क पे कितना ट्रैफिक है उसको पकड़ने का काम करता है। समझ में आ गया। तो ये खतरनाक होता है। इसका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो बिल्कुल गलत है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करें, साइबर सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी होती है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास जितने भी डिजिटल उपकरण हैं उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की जरूरी होती है। जैसे भाई आपके सामने आपके पास पर्सनल लैपटॉप है, फोन है, उनके अंदर एंटीवायरस होना चाहिए, आपको थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहिए, आपको अनऑथराइज्ड वेबसाइट का यूज नहीं करना चाहिए, होता है ना। तो यही है, कोई भी डिजिटल एसेट हो उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी होना हर हाल में जरूरी होता है। कथन अभी कथन एकदम सही है। इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट एक्सपोज द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द फाइनेंशियल एंड डाटा लॉसेज। अगर आपके सामने कोई भी साइबर खतरा हो रहा है ना, इससे बड़ी व्यक्ति व संस्थानों के आर्थिक व डाटा को हानि हो सकती है। जैसे भाई कोई व्यक्ति है ना, अगर आप कोई व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, आपके सामने आपके डाटा है, आपके डाटा को चुरा सकता है, या फिर आपके सामने आपके डाटा को चुरा कर आपके पैसे मांग सकता है। भाई आपके फोन है, उसके अंदर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, उसको उसने अपने पास चुरा लिया, अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मेरे को तो पैसे दो तभी डिलीट करूंगा उसको, है ना। हो सकता है ना ऐसा आपके सामने, या फिर आपका डाटा वो आगे भी बेचा जा सकता है। तो यही है, बढ़ते साइबर खतरे व्यक्तियों और संस्थानों को क्या कर सकते हैं, आर्थिक और डाटा हानि में जोखिम पहुंचाने का काम करते हैं। सही एकदम कारण है उसके पीछे, सही एकदम अभी कथन भी सही है और कारण भी एकदम सही है। चलिए कॉन्फिडेंटली क्या होता है, प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस करना। मतलब कॉन्फिडेंसली का अर्थ यही होता है कि आपके सामने को अनाधिकृत कोई व्यक्ति है वो आपके डाटा को यूज न कर सके, हैक न कर सके। इंटीग्रिटी क्या होती है, इंश्योर डाटा एक्यूरेसी, आपके पास जो डाटा है उसको आपके सामने सही से बचाकर सेव करके रख सको। अवेलेबिलिटी क्या होती है आपके सामने, एक्सेस व्हेन नीडेड, कोई भी अवेलेबिलिटी क्या, कोई भी चीज जब आपको जरूरत होती है ना, तब वो आपके पास उपलब्ध हो, उसको क्या कहा जाता है, एक्सेसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, वॉर्म क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड मोलवेयर, एक ऐसा मोलवेयर है जो अपने आप को क्या करता है, आगे बढ़ाता रहता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड के नाम से जाना जाता है। तो सब आपस में एक दूसरे के एकदम क्या है, सही है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, एक सरकारी विद्युत नियंत्रण में असामान्य नेटवर्क ट्रैफिक देखा गया। जांच में पता चला कि एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर स्वतः विभिन्न सिस्टमों में फैलकर बिजली सेवाओं को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा टीम प्रभावित सिस्टमों को अलग करती है और इंसिडेंट रिस्पांस टीम को सक्रिय करती है। क्या हो गया, एक सरकारी विद्युत नियंत्रण, एक क्या इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल सिस्टम है,
है ना, उस पे पहले पता चल रहा था कि 100 घरों में लाइट जा रही है, अचानक से पता चला कि 500 घरों में लाइट जाने लग गई, अचानक से भाई 400 घरों में कहां से जाने लग गई, है ना। अचानक से क्या दिखाई दे रहा है आपके सामने, तो इससे क्या बिजली की खपत वगैरह बढ़ रही है, ग्रिड से ज्यादा लाइट जा रही है, तो फिर आपको पता चलता है कि किसी ने साइबर अटैक है वो किया है। तो जिन जिन चीजों पर साइबर अटैक किया है उन उपकरणों को अलग किया जाता है और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाता है। तो किसका उदाहरण हो सकता है आपके सामने, ये वो अटैक का उदाहरण हो सकता है। वो अटैक क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट कर लेता है ना। वायरस था, उसने वायरस को खुद को आगे बढ़ाता बढ़ाता वो 500 के लेवल तक चला गया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इथिकल हैकिंग इज, इथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना, आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी वीकनेसेस बिफोर द अटैकर एक्सप्लॉइट देम। इथिकल हैकिंग का यही काम होता है कि जब कोई हैकर है ना आपकी कमजोरियों को पकड़े उससे पहले आप उन कमजोरियों को पकड़ लो। इथिकल हैकिंग का अर्थ क्या होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति है ना वो आपकी कमजोरियों को पहचाने उससे पहले आप उन कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करने लग जाओ। यही किसका उदाहरण होता है भाई, इथिकल हैकिंग का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, इथिकल हैकिंग है उसका उदाहरण होता है। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। वनरेबिलिटी असेसमेंट मेनली फोकस इन, वनरेबिलिटी असेसमेंट किस चीज का मुख्य उद्देश्य होता है भाई, वनरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है आपके सामने, इसका असेसमेंट होता है आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी वीकनेसेस, सुरक्षा कमजोरियों को पहचान करना। वनरेबिलिटी असेसमेंट का अर्थ यही है कि आपका क्या है, आपके जो जितना सिस्टम है ना उसके अंदर कौन कौन सी कमियां, आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने कोई ऐप बनाया, उसके अंदर कहां कहां तक कहां कहां अभी भी कमजोरियां मौजूद है, उनको निकालो, उनको सही करो और उनके ऊपर काम किया जाता है। उसी को वनरेबिलिटी असेसमेंट कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने क्या है, आपके जैसे मैं उदाहरण बताऊं, जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो चला रहे हो है ना, आपके सामने क्या आपका यूट्यूब पे वीडियो चलते चलते रुक जाता है ना, और फिर आपका बैक हो जाता है। यही समस्या बहुत ज्यादा लोगों की आ रही है। तो क्या क्या जरा कोई ना कोई उसके अंदर बग आ गया है, तो उसको सुधारने के लिए जो टीम है उनकी, यूट्यूब की टीम है, वो लगातार उस पर काम करेगी और उसको सही कर देगी। अगले वाला पेनेट्रेशन टेस्टिंग डिफर फ्रॉम द वनरेबिलिटी असेसमेंट। पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग वनरेबिलिटी असेसमेंट से किस प्रकार से अलग होता है, सही ऑप्शन क्या होगा, अटेम्प्ट टू सेफली एक्सप्लॉइट आइडेंटिफाइड वनरेबिलिटी, पहचानी गई कमजोरियों को नियंत्रित करने का नियंत्रित तरीके से परीक्षण करता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या करता है आपके सामने, कोई भी जो कमजोरियां होती है ना उनको पहचानने का और उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है इसमें। विच एक्ट इज द प्राइमरी साइबर लॉ गवर्निंग इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन इन इंडिया, भारत में इलेक्ट्रिक लेन देन से संबंधित कौन सा साइबर कानून है, मतलब आप पैसे से लेन देन से संबंधित कौन सा साइबर कानून बनाया गया आपके सामने, कानून बनाया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कौन सा बनाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, समझना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आपके सामने बनाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से संबंधित, किससे संबंधित भाई, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से संबंधित आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसका निर्माण है वो किया गया। चलिए अगले वाला प्रश्न है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्राइमरी प्रोटेक्ट, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है वो मुख्यतः किस चीज को सुरक्षा देने का काम करती है भाई, किस चीज को सुरक्षा देती है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का काम ये होता है कि जो आपके पास वेबसाइट है या जितने वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट से संबंधित एप्लीकेशन है उनकी सुरक्षा, उनका प्रोटेक्शन देने का काम करती है। क्या करती है, जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती हैं, वेबसाइट आधारित आपके सामने जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उनको सिक्योरिटी देने का काम कौन करती है आपके सामने, वेब एप्लीकेशन है वो काम करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, चलिए ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, इथिकल हैकिंग रिक्वायर प्रॉपर ऑथेंटिफिकेशन बिफोर टेस्टिंग ए सिस्टम, इथिकल हैकिंग के लिए सिस्टम की जांच करने से पहले उचित अनुमति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, सरकार से पहले बाकायदा आपको लिखित अनुमति दी जाएगी कि आप जो ये काम कर रहे हो इसके पीछे जो हम सरकार है ना वो आपको अनुमति दे रहे हैं, ऐसे आप किसी की डाटा को हैक नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल बात है, इथिकल हैकिंग करने से पहले आपको पूरी की पूरी अनुमति लेना जरूरी होता है और आपको दी भी जाती है अनुमति। अगले वाला है, इथिकल हैकर कैन लीगली अटैक एनी कंप्यूटर विदाउट परमिशन, इथिकल हैकर है बिना अनुमति के किसी भी कंप्यूटर पे हमला कर सकता है। बिल्कुल गलत बात है, उसको लीगली पहले आपके सामने क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है।
चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडलिंग एम टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। साइबर सिक्योरिटी हैंडलिंग इंसिडेंट हैंडलिंग का उद्देश्य सुरक्षा घटनाओं को प्रभाव को कम करना होता है। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी हैंडलिंग इंसिडेंट हैंडलिंग का अर्थ क्या है कि आपका क्या है, आपके जितने भी जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी जो चीजें होती हैं, जो उनकी कमियां होती हैं, उनमें सुधार करना किससे संबंधित आता है, साइबर सिक्योरिटी हैंडलिंग के तहत आपको आता है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट शुड बी इग्नोर अंटिल सिस्टम फेल कंप्लीटली। नहीं नहीं, कभी भी आप साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते, वरना तो पूरा पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। अगर आपके सामने कोई सरकारी अस्पताल था, उसका डाटा कोई हैकर चुरा रहा था, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सारा ही डाटा चला जाएगा, है ना, पूरा सिस्टम ही कोलेप्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना होता आपको, तुरंत जैसे आपको पता चले तुरंत उसके ऊपर काम करना है, वो शुरू कर दो। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एकदम सही है और स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल गलत है। चलिए, रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन साइबर रेजिलियंस। नियमित सुरक्षा मूल्यांकन संगठन की साइबर रेजिलियंस को बढ़ाता है। बिल्कुल, साइबर रेजिलियंस क्या होता है, कोई भी संगठन है उसके अंदर आपके सामने क्या होगा, कोई भी संगठन है उसको जल्दी से हैक नहीं किया जा सकता, वो हैक होगा तो आपके सामने कैसे हो सकता है, उसकी मतलब साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करता है। भाई एक बात बताओ, अगर थे रेगुलर एक्सरसाइज करोगा तो थारो शरीर फिट रहो, है ना, आपके सामने रेगुलर बढ़िया खानो खाओगा तो कभी बीमार को नहीं होगा, यही चीज है ना। तो आई आई अगर थारा कंप्यूटर ने टाइम टू टाइम क्या करोगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी प्रूफ बनाता रहोगा, तो क्या होगा, आपके सामने जल्दी से हैक करे जा सको। सही कथन है एकदम। कारण क्या दिया गया, दे हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द सिक्योरिटी वीकनेस बिफोर अटैकर्स एक्सप्लॉइट देम। ये हमलावर को दुरुपयोग से पहले उसकी सुरक्षा कमजोरियों को पहचानने और उसके सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। ये कोई भी हमलावर है ना, वो उसका आपके सामने आपके सिस्टम को हैक ना करे, उसकी कमजोरियों को पहचानने में और उसको सुधारने में मदद करता है। तो एकदम सही अभिकथन है, उसका सही उसके पीछे कारण दिया गया है। तो क्या बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड ए आर इज करेक्टली एक्सप्लेन अबाउट ए। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, इथिकल हैकिंग क्या होता है, ऑथराइज सिस्टम सिक्योरिटी टेस्टिंग। आपको सरकारी तंत्र के द्वारा यह अनुमति दी जाती है कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को चेक वगैरह कर सकते हो, इसी को इथिकल हैकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वनरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, आइडेंटिफाई वीकनेस। वनरेबिलिटी असेसमेंट का यही अर्थ होता है कि आप कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं उनमें सुधार करके देखो, है ना। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, कंट्रोल एक्सप्लॉइटेशन, जो एक्सप्लॉइटेशन उसको कंट्रोल करना। आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है, आपके सामने साइबर लीगल फ्रेम है वो बनाता है कि कोई भी संस्थान है वो आपके चीजों को हैकिंग वगैरह नहीं कर सके। अगला प्रश्न, एक बड़ी कंपनी अपने ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल की सुरक्षा जांच के लिए प्रमाणित साइबर सुरक्षा टीम नियुक्त करती है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल की सुरक्षा जांच के लिए क्या करती है, अपनी ऑनलाइन जो बैंकिंग का पोर्टल होता है और उसकी सुरक्षा जांच के लिए क्या करती है, प्रमाणित साइबर सिक्योरिटी टीम लगाती है। टीम पहले सुरक्षा कमजोरी पहचान करती है, टीम क्या करती है, जो साइबर सिक्योरिटी की जो चीजें होती हैं उनको सुधार करती है, फिर लिखित अनुमति के साथ कुछ कमजोरियों का नियंत्रण परीक्षण करती है कि कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है और अंत में उसके सुधार करती है। देखो, सब अपने टीम के एक रहे, एक पूरी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर कटे कटे साइबर सिक्योरिटी में कमी है, उन कमियां ने चेक करने के लिए आपके सामने एक टीम बनाई जा है। बात टीम उन कमजोरी की पहचान करे है, ठीक है, फिर उन कमियां देखा है, लिख के देख भाई ये कमी और फिर उन्हें सुधार करे है। तो यो कौन सा टेस्ट हो उसका भाई, साइबर सिक्योरिटी का कौन सा अभ्यास है, वनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट। वनरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, कोई भी आपका पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें कहां कमियां है उसको सुधारा जा सके, वो वनरेबिलिटी असेसमेंट होता है। और पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, जो कमियां निकाली गई हैं, है ना, उनको चेक करके सही करना या फिर उसी स्तर का हैकिंग करके देखना, उसी स्तर पे हैक करके देखना कि और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एस सीएसआर प्राइमली रेफर्स टू। सीएसआर का क्या काम होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड सिक्योर
एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सिक्योरिटी सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। सीएसआर का यही काम होता है कि जितना पैसा आप कमा रही है कोई कंपनी, उसका कुछ हिस्सा है ना समाज के लिए बढ़ावे के लिए लगाए। जैसे आज के समय कोई भी संस्थान है ना, वो चाहे वो उस गांव, अपने गांव के आसपास आपके सामने कोई खेल मैदान का निर्माण करा दिया, कोई स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड दे दिए, है ना, आपके सामने लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज का कोई कैंप लगा दिया, इस प्रकार के काम करवाने होते हैं, उसको CSR बोला जाता है। फुल फॉर्म भी आ सकती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छे से रटकर चले जाना। इस पेपर से अच्छे प्रश्न आएंगे, पहले बता दे रहा हूं। टेक्निकल प्रश्न आएंगे, पहले बता दे रहा हूं। PDF डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अच्छे से जाकर पढ़ लेना लिंक उसका। प्रोफेशनल एथिक्स इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेनली प्रमोट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल एथिक्स मुख्य रूप से किस चीज को बढ़ावा देते हैं? ईमानदारी, उत्तरदायित्व और तकनीक की जिम्मेदारी के रूप से उपयोग करना। ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप अपना काम है वो सही से करो, ईमानदारी से काम करो, यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनलिज्म इथिक्स को बढ़ाने का काम करते हैं। समझ में आ गया? जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है IT सेक्टर के अंदर, अगर आप कोई भी संस्थान में काम कर रहे हो ना, तो उस संस्थान की कुछ कमजोरियां होंगी, कुछ अच्छी चीजें होंगी, उन सब चीजों को आप अपने उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है उनको नहीं बताओगे। अब एप्पल कंपनी में लगे हो, माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, है ना, और उसका क्या बता रहे हो, एप्पल की ये कमजोरियां हैं, उनको ऐसे ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो जो दूसरी कंपनी वाले उसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो इसी को प्रोफेशनल इथिक्स बोला जाता है। अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके डाटा दूसरे को शेयर नहीं करना होता कभी भी। Which of the following is an example of insider attack? Insider attacks का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होता है? कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति की कंपनी के गोपनीय डाटा को कॉपी करना। इनसाइडर मतलब एक ऐसा हैकर जो आपकी कंपनी में बैठा हुआ है, किसी की अनुमति नहीं चाहिए, बिना अनुमति के आपके सामने डाटा ट्रांसफर कर रहा है दूसरी कंपनी के अंदर, है ना, उसको क्या कहा जाता है? इनसाइडर अटैक के नाम से जाना जाता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है? मानवीय व्यवहार और विश्वास, मतलब इस तरीके से, जैसे काफी बार ऐसे मैसेज नहीं आती कि मैं मतलब आपका भाई का नाम बोल देता है और फिर कहता है मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस गया, मेरे को 2000 रुपए डालो, आप तुरंत जल्दबाजी में डाल देते हो, फिर पता चलता है वो तो हैकर था, है ना। तो इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। मानवीय मतलब मनुष्य जैसा व्यवहार करता है और आपको विश्वास में लेकर आपके पैसे वो ऐंठ लिए जाते हैं। चलिए, Which practice best help to prevent the insider threat? Insider threat को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? भूमिका आधारित एक्सेस नियंत्रण और नियमित निगरानी करना। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। आप कोई भी कर्मचारी को इतनी ही डाटा यूज करने का उपयोग करो। डाटा मतलब उस कंपनी का इतना ही डाटा उसको पता होना चाहिए जितनी उससे जरूरत है। सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग का ब्यौरा होना चाहिए, है ना। R&D में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, बाकी चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए। बाकी चीजों के बारे में अगर उसको नॉलेज होगा तो डाटा किसी और को देगा। ठीक है, तो ये था आपके सामने मॉडल नंबर 2 साइबर सिक्योरिटी एंड इथिक्स का। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।